हाय, हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रीएस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की क्या क्या चैलेंजेस थी और उस चैलेंजेस से कैसे कांग्रेस बाहर निकल करके आई, तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। और मेनली हम लोग देखते हैं इसमें इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर का और उस दौरान इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या चैलेंजेस था इसके बारे में। तो हमारे इस बुक में 2 चैप्टर इंदिरा गांधी से ही रिलेटेड है, ये चैप्टर और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर, दोनों। तो हम लोग आज इसी चैप्टर को देखेंगे और क्या क्या चैलेंजेस था इंदिरा गांधी से के सामने। तो इसको देखने से पहले हम लोगों को इंदिरा गांधी तक की पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा। तो इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनना 1946 से ही जो शुरू हो गया। और 1947 में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिपेंडेंस एक्ट में ये बात कहा गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी वही तब तक गवर्नमेंट भी चलाएगी। और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग ही थे और नेहरू ही उसको जो है वो लीड कर रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट को भी। फाइनली 1946 से और जो है ना हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया तब तक इंडिया का स्टेटस एक डोमिनियन स्टेटस था। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कहा गया इंडिया एक कैसा कंट्री होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो चूंकि इंडिया को चूज किया गया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री होगा, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन होगा और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इलेक्शन होगा। और पहली बार ऐसा देखा गया कि जो है ना इलेक्शन होता है 1951 के आखिर में और 1952 तक चलता है, अक्टूबर से फरवरी मार्च तक जो है वो चलता है। ठीक है, अब इससे पहले हम देखते हैं आज़ादी के वक्त से लेकर के जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वही जो है देश के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो लोग जो है इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करते और नेहरू उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नेहरू ही रहते हैं। अब फाइनली फ्रेश इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से जब इलेक्शन होगा डेमोक्रेटिक तरीके से, वो 1952 में जो है वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन कराने में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि जो है ना बहुत सारा इलेक्शन का भी चैलेंजेस सब था। ठीक है, जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के चैप्टर में वहां पर पढ़ना था कि इंडिया में उस जमाने में 16% ही लिटरेसी थी, 17 करोड़ जो है उस जमाने में भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, तो 17 करोड़ जो वोटर्स थे, पहले कभी इलेक्शन हुआ नहीं। तो ऐसे कंट्रीज में जहां पर ज्यादातर इलिटरेसी हो, आबादी ज्यादा हो और इलेक्शन कभी हुआ नहीं हो, डेमोक्रेसी का लोग मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो उस जगह पर इलेक्शन कराना एक चैलेंज ही था। ठीक है, कि इलेक्शन कैसे कराया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है बनाया गया और इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार, मार्च 1950 में इलेक्शन कमीशन बनाया गया और सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो चुने गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए थे। वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट जो है वो जब पहली बार वोटर लिस्ट आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर दोबारा वोटर लिस्ट बनता है, कंस्टिट्यूएंसी ड्रॉ की जाती है और करीब करीब जो है वो 3000 लोगों को इलेक्शन के लिए ट्रेंड किया जाता है और फाइनली इलेक्शन होता है। और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन भी एक साथ, जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन के अलावा जो देखते हैं एमएलए, जो विधानसभा जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका भी इलेक्शन हुआ और एक साथ कंप्लीट 3200 एमएलए, 3200 एमएलए और 489 जो है वो एमपीज का जो है वो इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन करवाना भी एक जो है बहुत जो है मोमेंटियस टास्क था और इलेक्शन हुआ। और पहली बार जो इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस जो है वो एक तरफा जीत गई। ठीक है, और जो कांग्रेस को कितना सीट आया, तो यहां देखिए, यहां पर देखते हैं 364 सीट आया। कितने सीट में से? 489 सीट में से जो है 364 सीट आया जो है वो कांग्रेस को। और जो है जब कांग्रेस जीत गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो चूज किए गए। अब देखिए सेकेंड जनरल इलेक्शन फिर हुआ। ठीक है, और ये याद रखना है कि इसमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन में दूसरी जो बड़ी पार्टी थी जिसको सबसे ज्यादा सीट आया कांग्रेस के अलावा, वो कम्युनिस्ट पार्टी था, सीपीआई। और इस सीपीआई को कितना सीट आया? 16 सीट आया था, 16 सीट आया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कांग्रेस एक तरफा जीत गई, कांग्रेस को 364 सीट आया 489 में से। और जो है कांग्रेस के अलावा जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो सीपीआई थी, जिसका जो है टोटल 16 सीट ही आया था।
तो इस तरीके से 1951 में इलेक्शन हुआ था, तो जो रिजल्ट आते आते 52 हो गया। तो फिर जो है 1956 में फिर से जनरल इलेक्शन होना है। जनरल इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन को कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक साथ, और उस जमाने में एक साथ लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन होता था। तो जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिस इलेक्शन में एक साथ बहुत सारे जो है एक साथ पूरी कंट्रीज में जो है वो इलेक्शन होता है। तो लोकसभा का इलेक्शन पूरे कंट्रीज में होता है, तो जनरल इलेक्शन इसी को कहा जाता है। सेकेंड जनरल इलेक्शन 1956 और 57 में होना था। इसका भी रिजल्ट सेम रहा, ठीक है। कांग्रेस 371 सीट जीत गई, ठीक है। और जितने भी स्टेट्स हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी सेंटर में भी गवर्नमेंट बना ली, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में भी जो है वो कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरे जनरल इलेक्शन में भी 371 सीट जीत गई, और जितने भी स्टेट थे उस सब में जीत गई, सिर्फ केरला को छोड़ करके। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीती, ठीक है। इसके बाद वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। 1951 में आर्टिकल 356 का जो है वो हवाला देते हुए जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया गया। सेंटर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर करके वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वहाँ पर लगा दिया गया। और राष्ट्रपति शासन में भी सेंटर का ही रूल होता है, तो एक तरीके से सेंटर का वहाँ भी डोमिनेंस दिखाई देता है। इसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ 1961 में, ठीक है। 1961 और 62 में, तो इस थर्ड जनरल इलेक्शन में भी चूंकि रिजल्ट आया 62 में, तो जो है ना ये इलेक्शन जो होता है वो लंबा प्रोसेस होता है, काफी वक्त लगता है। उस जमाने में एक साथ विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होता था तो टाइम लगता था, तो इसीलिए जो है रिजल्ट आया 62 में। और इस बार फिर से कांग्रेस जो है वो एक तरफा जीत गई, 361 जो है वो सीट जो है जीत गई, ठीक है। तो हम देखते हैं इस दौरान कि चाहे 51 का इलेक्शन हो, 56 का इलेक्शन हो, या फिर जो है ना 61 का इलेक्शन हो, इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा और कांग्रेस एक तरफा जीत गई। तो यहाँ पर आप जो है एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या कांग्रेस डोमिनेंस एंड नेचर ऑफ इट डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस का जो है वो डोमिनेंस क्यों था, और जो है ना नेचर ऑफ डोमिनेंस, मतलब आखिर कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था। पहले 15 सालों में कांग्रेस एक तरफा क्यों जीत रही थी, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी उसके मुकाबले की भी नहीं थी, एक तरफा जीत रही थी। तो उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन था कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता, जबकि ये हकीकत में देखा जाए तो इससे पहले वाला चैप्टर जो था एरा वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, जो है पहले वाला क्या, जो चैप्टर नंबर हम कह सकते हैं 2 था, वहीं पर था इसी बुक का। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो है आखिर कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, जो है पहले 15 साल हो या पहले 3 जनरल इलेक्शन में। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। 1885 में ही आज़ादी के मूवमेंट के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, तो सबसे पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन दूर दूर तक, गाँव गाँव तक था। कांग्रेस, गाँव गाँव के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े लीडर उस जमाने के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गांधी जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और कांग्रेस का नाम आजादी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो अच्छे कैरिस्मेटिक लीडर सब थे वो भी कांग्रेस का पार्ट हुआ करते थे। तो इन सब चीजों का कांग्रेस को फायदा हुआ और कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन जीतती रही। तो कांग्रेस के डोमिनेंस का रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है सबसे पुरानी पार्टी थी, 1885 में बनाई गई थी। दूसरा, कांग्रेस का जो है गांव गांव तक ऑर्गेनाइजेशन था, गांव गांव तक लोग कांग्रेस को जानते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो है वो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन गांव गांव तक था, ज्यादातर लोग कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस जमाने में वो भी कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस में कैरिस्मेटिक लीडर सब थे, और गांधी जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और कांग्रेस का नाम आजादी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। तो इन सब चीजों का फायदा हुआ, जो अलग अलग पॉइंट में आपको ये पॉइंट लिखना है। तो व्हाई कांग्रेस डोमिनेटेड इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, तो कांग्रेस के डोमिनेंस का ये वजह था। अब दूसरा, नेचर ऑफ डोमिनेंस कैसा था, तो ये पूछा जाता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो है एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, ठीक है, 1951, 56 और 61, इन तीनों जनरल इलेक्शन में और कंप्लीट 15 सालों तक ऐसा देखा जा रहा है कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस है। सिंगल पार्टी मतलब कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन जीत जा रही है। तो इसके पीछे क्या जो है, इसका नेचर क्या था, तो नेचर ये है कि जो है इंडिया में जो है जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जो है जो दुनिया की और भी कंट्रीज है, जैसे कि सोवियत यूनियन में देखें या फिर जो ना हम चाइना में देखते हैं कि वहाँ पर एक ही पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी, दूसरी कोई पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो है इन सब कंट्रीज में जो एक पार्टी का डोमिनेंस रहा, और जो है इंडिया में भी इस दौर को सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। तो इंडिया में और जो है बाकी दुनिया की दूसरी कंट्रीज में ये फर्क रहा कि जो है इंडिया में ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं
कंटेस्ट कर सकती थी या कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं की, दूसरी पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट की, लेकिन ये इत्तेफाक रहा कि एक तरह जो है हर बार कांग्रेस ही चूज करके आ जा रही थी। तो जो है कांग्रेस का जो डोमिनेंस जो था, ठीक है, नेचर ऑफ डोमिनेंस जो था वो दुनिया के जो बाकी कंट्रीज में है सिंगल पार्टी सिस्टम, उससे बिल्कुल अलग था। जो चाहे यूएसएसआर की बात करें या सीपीआई जो चाइना की बात करें, वहां पर एक ही पार्टी इलेक्शन ही कंटेस्ट कर सकती थी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था कि बहुत सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी और जो बहुत सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की, लेकिन ये इत्तेफाक रहा कि कांग्रेस एक तरफा जीतती आई। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इसी दौरान देखते हैं, ठीक है, कि जब 1961 में इलेक्शन हुआ फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे 51 की बात हो, 56 की बात हो या 61 की बात हो, इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू हयात से थे, ठीक है, लाइफ में जो है जिंदा थे और वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो तीनों बार चूज किए गए। लेकिन 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। अब सामने एक जो है चुनौती आ जाता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जो कि सीनियर लीडर हुआ करते थे, आज़ादी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, नेहरू के कैबिनेट के पार्ट थे, नेहरू के जो है वो क्लोज हुआ करते थे, इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री 64 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 66 तक जो है वो रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है ताशकंद एग्रीमेंट में। जब ये गए थे तो वहाँ पर जो है 10 जनवरी और 1966 को जो है उनकी वहीं पर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर में जो है वो 2 इवेंट हुआ। एक इवेंट हुआ 1965 का जो है वो वॉर हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर, और जो है उसी टाइम में एक जो फूड क्राइसिस भी आ गया था, ड्रॉट वगैरह आ गया था, और उस दौरान जो है वो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ही दिए थे। जय जवान जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि वॉर चल रहा था पाकिस्तान से, और जय किसान किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए। ड्राउट आ गया था, मानसून फेल हो चुका था और जो है फसल नहीं हुई थी, और फूड क्राइसिस का जो है वो माहौल था, खाने पीने के लिए भी जो है अनाज नहीं था। तो देखिए, डेथ ऑफ नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में, और जो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है कहाँ, ताशकंद, इंडिया पाकिस्तान जब वॉर ख़त्म हुआ 1965 के आखिर में, तो 1966 में 10 जनवरी को ताशकंद एग्रीमेंट के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे, ठीक है, ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान में है, और वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जब इनके डेथ के बाद अब फिर से चैलेंजेस शुरू हो जाता है कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, या फिर जो है शास्त्री को साहब को सक्सीड कौन करेंगे, ठीक है। तो अब कांग्रेस के अंदर ही लोग 2 ग्रुप में बटे होते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो कि जो है ना मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे, बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर वो रह चुके थे, और जो है बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि जो है अगला प्राइम मिनिस्टर इनको बनना चाहिए, और कुछ लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना भूल गए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो रेलवे मिनिस्टर भी थे। अब इंदिरा गांधी का जब बात आया तो इंदिरा गांधी नेहरू की जो है वो बेटी थी, यंग थी, और जो है ना लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दूरसंचार मंत्रालय के ओहदे पर भी थी। तो अब जो है सामने जो है लाल बहादुर शास्त्री के बाद 2 लोगों के बीच में कंटेस्ट था अगला प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। वहां पर वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में और उस दौरान जो इंदिरा गांधी खुद ही कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उस टाइम में के कामराज जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी खुद ही प्रेसिडेंट थी। जो है वो इलेक्शन होता है और कांग्रेस के अंदर जब इलेक्शन होता है तो जो है ज़्यादातर लोग जो है इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर देते हैं और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी को जो सपोर्ट किए थे वो जो कुछ सीनियर लीडर सब थे वो इंदिरा गांधी को चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनाना, इसीलिए वो लोग इंदिरा गांधी के फेवर में वोट किए, इंदिरा गांधी बन पाई। और वो इसलिए सपोर्ट किए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा जो है तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो भी फैसला लेगी वो सीनियर लीडर पर डोमिनेट कर, सीनियर लीडर के राय मशवरे से लेगी, सीनियर लीडर पर डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, इस वजह से। और इंदिरा गांधी फाइनली लाल बहादुर शास्त्री के बाद 3rd प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनती है और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी होती है, ठीक है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इंदिरा गांधी के सामने भी बहुत सारा चैलेंजेस रहता है। क्या? एक तो इनएक्सपीरियंस थी, इसके अलावा जस्ट इलेक्शन होने वाला था क्योंकि 61 में इलेक्शन हुआ था, तो 66 में फिर इलेक्शन भी होने वाला है। और उसी टाइम में जो है ऑलरेडी कंट्री में 2 वॉर हुआ था, 1962 में चाइना से और 1965 में पाकिस्तान से, और ड्राउट वगैरह का भी सिचुएशन था, खाने पीने की किल्लत थी, जो है फॉरेन एक्सचेंज में कमी आ गई थी। तो इस सब दौरान अमेरिका भी मदद किया था, अमेरिका भी प्रेशर
मिनिस्टर वगैरह बना रहा था, तो इंदिरा गांधी के सामने ये सब बहुत सारा चैलेंजेस था। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या चैलेंजेस था, ठीक है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंदिरा गांधी के सामने क्या सब चैलेंज था। तो देखिए यहाँ पर चैलेंजेस बिफोर द इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या चैलेंजेस था। तो देखिए इलेक्शन ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। और इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई थी, क्योंकि 66 में इलेक्शन होने वाला था, कुछ दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। दूसरा 2 वॉर, एक चाइना से और दूसरा जो है वो पाकिस्तान से वॉर हो चुका था। जब भी कंट्री में कोई कंट्री वॉर करती है या वॉर लड़ती है तो कंट्री का रिसोर्स जो है वो ड्रेन हो जाता है, वॉर में खर्च हो जाता है, ठीक है। जो पैसा डेवलपमेंट में खर्च होना था, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने, इन सब चीज़ों में खर्च होना था, एम्प्लॉयमेंट और रोजगार वगैरह सब क्रिएट होने थे, वो सब पैसा, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में मिलिट्री में जो है खर्च हो जाता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स में खर्च हो जाता है। तो इसी वजह से देश में जो है किल्लत थी, क्राइसिस टाइप का सिचुएशन था, 2 वॉर से झेलना पड़ा था। इसके अलावा 2 बड़े लीडर्स की जो है वो डेथ भी हो चुकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे था, तो फूड क्राइसिस ऑलरेडी सामना जो है झेलना पड़ा था, और इसके अलावा जो है वो चूंकि जो है पैसा सब वॉर में डाइवर्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं था, फूड क्राइसिस था, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज में कमी आ गई थी, और इनएक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर भी थी, जो इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई थी, और उसको जो है वो इलेक्शन के थ्रू गुजरना था और जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना था, ठीक है। तब भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो माहौल बनता रहता है, और इसी सब दौरान देखा जाता है कि जो है इस जो इलेक्शन में जो अपोजिशन लीडर सब थे वो भी तब तक अब ये बात जो है समझ चुके थे कि चूंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, इन तीनों जनरल इलेक्शन में हम लोग इसलिए नहीं जीत पाए, या कांग्रेस एक तरफा इसलिए जीत गई क्योंकि हम लोगों का वोट आपस में बढ़ गया। तो अपोजिशन भी जो है वो अलायंस बना रही है, और कंट्री में बहुत सारा सिचुएशन भी था, इंटरनल सिचुएशन, क्राइसिस वगैरह का सिचुएशन, और इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नहीं भी थी, और अपोजिशन पार्टी अब ये समझी कि ये यही मौका है कि इंदिरा गांधी को हराने का या कांग्रेस को पावर से हटाने का, क्योंकि 15 सालों से कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था, ठीक है। तो 4th जनरल इलेक्शन, ठीक है, 4th जनरल इलेक्शन होता है कब, 1967 में, ठीक है। और देखिए अपॉर्चुनिटी टू रिमूव द कांग्रेस, अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है ये अच्छा मौका है कि कांग्रेस को पावर से हटाया जा सकता है, इंदिरा गांधी भी नई है और कांग्रेस के खिलाफ भी माहौल है, देश में क्राइसिस जैसा सिचुएशन भी है, इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, वो नारा भी देते हैं नन कांग्रेसिज्म का, गैर कांग्रेसवाद, मतलब कि सभी अपोजिशन पार्टी मिल करके, ठीक है, जो है कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने के लिए और कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए, ठीक है। अब इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो चौंकाने वाला होता है, ठीक है। इलेक्शन हुआ 1967 में, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट जो है बहुत चौंकाने वाला था। क्यों, लोगों को ऐसा लग रहा था 51 में कांग्रेस, 56 में कांग्रेस, 61 में कांग्रेस, तो इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी, इस तरीके से ऐसा था, क्योंकि पहले ऐसा ही होता आया था। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट चौंकाने वाला होता है, और इसी रिजल्ट को जो है पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। अब इलेक्शन का रिजल्ट चौंकाने वाला कैसे था, तो जो सेंटर में कांग्रेस हारते हारते बची, बहुत मुश्किल से सीपीआई की मदद से वो गवर्नमेंट बना पाए, और 9 स्टेट्स में वो इलेक्शन हार गई, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बुरी तरीके से जो है फेल हो गई। कांग्रेस के जितने भी नामचीन लीडर थे, बड़े बड़े लीडर सब थे, वो सब इलेक्शन हार गए, और इसी वजह से जो है इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस सेंटर में तो सरकार बना पाई, सीपीआई की मदद से। लेकिन जब कांग्रेस सरकार बनाई तो अब जो है इस दौरान इंदिरा गांधी के पहले कैबिनेट में, जब लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जो कैबिनेट जो चूज की थी, तो उसमें सीनियर लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर सबको जगह दी थी कैबिनेट में। वो इसलिए जगह दी थी क्योंकि उन लोगों का जो है रोल था जो है इंदिरा गांधी को वोट करके और प्राइम मिनिस्टर बनाने में। लेकिन अब इस बार जब रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनाई 1967 के बाद, तो इस बार वो सीनियर लीडर को साइडलाइन कर करके अपने फेवरेट लीडर को या कुछ बाहर के लीडर को वो कैबिनेट का हिस्सा बनाए, और उन लोगों पर अपने फैसले के लिए वो डोमिनेट जो है डिपेंड होती थी। और इस वजह से अब कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप में लोग बट गए। जो सीनियर लीडर जो इस उम्मीद से इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो सपोर्ट किए थे कि ये जो है पॉलिटिक्स में नई है, और जब भी इसको राय मशवरे की जरूरत होगी या गवर्नमेंट चलाने में, वो हमारे राय मशवरे पर डिपेंड होगी, हमारे राय मशवरे से ये हमारे अंडर में रहेगी। तो उन लोगों को जो है जब इंदिरा गांधी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाए, या आपने जो है वो
थिंक टैंक का हिस्सा नहीं बनाई तो वो जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए, और कुछ वो लोग जो कि इंदिरा गांधी के फेवर में थे। तो अब कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप बढ़ गया। अब ये चैप्टर का नाम क्या, चैलेंजेस टू कांग्रेस एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के सामने इंदिरा गांधी के दौरान ये सब चैलेंजेस था कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, 2 वॉर से झेलना पड़ गया था, ठीक है, इसके अलावा जो है ना नया इलेक्शन होना था, इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई नहीं थी, ये सब कांग्रेस का चैलेंजेस है। इलेक्शन के बाद जो है रिजल्ट तो आया, जो है वो जीत तो गया, कांग्रेस जीत गई, मुश्किल से सरकार बना पाई, 9 स्टेट में इलेक्शन हार गई, सरकार तो बना पाई। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही लोग 2 ग्रुप में बट गए, ठीक है, एक इंदिरा गांधी के सपोर्टर और दूसरे जो सीनियर लीडर थे जिनको सिंडिकेट कहा गया, ठीक है। तो जो सीनियर लीडर होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पर पकड़ होता है, और आगे उसको देखेंगे। कांग्रेस के अंदर ही लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, वो मनमुटाव शुरू हो गया। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया इस रिजल्ट को, प्रॉब्लम विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही खुद प्रॉब्लम शुरू हो गया। कांग्रेस के अंदर क्या शुरू हो गया, एक इंदिरा के सपोर्टर और दूसरा जो जिसको इंदिरा गांधी जो सीनियर लीडर सबको साइडलाइन कर दी थी, जिसको सिंडिकेट कहा गया। कांग्रेस के अंदर मनमुटाव शुरू हो गया 2 ग्रुप के बीच। लेकिन ये मनमुटाव अब सामने आता है, ठीक है, कब, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। इसी सब दौरान 1969 में जो हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनका डेथ हो जाता है और प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। कांग्रेस नॉमिनेशन करती है एन संजीव रेड्डी को, ठीक है, कांग्रेस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, सीनियर लीडर सब नॉमिनेशन करते हैं एन संजीव रेड्डी को। एन संजीव रेड्डी खुद भी सीनियर लीडर हुआ करते थे, तो उनका नॉमिनेशन होता है कि प्रेसिडेंट के तौर पर इनको वोट करके जो है जिताना है। लेकिन इंदिरा गांधी, और जो उस दौरान याद रखना है कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वो एस निंजालिंगप्पा जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निंजालिंगप्पा और सीनियर लीडर सब इन संजीव रेड्डी को नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी अपना खुद का कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर से ही खड़ा कर देते हैं, ठीक है। उस जमाने में जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे वीवी गिरी, इंदिरा गांधी उसको इनकरेज कर देती है और कहती है आप प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कीजिए, ठीक है। और वीवी गिरी के फेवर में इलेक्शन कंपेन कर देती है इंदिरा गांधी, और इत्तेफाक से वीवी गिरी जो है वो जीत जाता है। और कंपेन क्या करती है, ठीक है, कि आप अपने कंसाइंस की जो है वो अपने एमएलए और एमपी, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए और एमपी जो है वोट करते हैं, तो एमएलए और एमपी से रिक्वेस्ट करती है कि आप ना ही हमारी बात सुनिए, ना ही जो है दूसरे की बात सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, आप अपनी कंसाइंस वोट को जो है चूज कीजिए, आपका अंतरात्मा जिसको अलाउ कर रहा है। और जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वीवी गिरी जीत जाती है, वीवी गिरी जीत जाते हैं और इंदिरा गांधी की कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है, ठीक है। अब कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हुआ करते थे वो सब जो है वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी के सपोर्टर को उसको पार्टी से अलग कर देते हैं, और कांग्रेस फॉर्मली जो है स्प्लिट कर जाती है 2 ग्रुप में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखना है कि आखिर फॉर्मल स्प्लिट जो है वो कब हुआ और कैसे हुआ, ये सब वजह। तो फॉर्मल स्प्लिट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के होता है, जब इंदिरा गांधी की कैंडिडेट, ठीक है, वीवी गिरी जो है इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सीनियर लीडर जिनका ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ होता है, ठीक है, संगठन पर पकड़ होता है, वो जो है इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स को, ठीक है, वो कांग्रेस से बाहर निकाल देते हैं, मतलब कांग्रेस से एक्सपेल्ड कर देते हैं, और कांग्रेस 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड स्प्लिट इन द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब कांग्रेस ओ कौन थे, तो कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसमें सीनियर लीडर सब थे, सिंडिकेट लीडर थे, ठीक है, ये सब सिंडिकेट लीडर हैं। और ये कांग्रेस आर रिक्यूजनिस्ट, ठीक है, रिक्यूजनिस्ट, ठीक है, रिक्यूजनिस्ट, ठीक है, ये है, ठीक है। और हम इसको कांग्रेस जो है वो इंदिरा से भी हम याद रख सकते हैं। तो कांग्रेस वो जो कि ओल्ड सिंडिकेट लीडर सब थे, जिसको जो है ना वो कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और आर रिक्यूजनिस्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब भी कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब माइनॉरिटी में चली जाएगी, बहुमत कम हो जाएगा, तो उस दौरान सीपीआई और डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके जो कि साउथ की पार्टी है तमिलनाडु की, वो सपोर्ट करती है, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है इस दौरान, ठीक है, इन सब की मदद से जो है वो चलाती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, इधर हम लोग देखते हैं कि अब आगे देखिए, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनाती है तो कुछ प्रो पुअर पॉलिसीज जो है वो लाती है, ठीक है। और क्योंकि अब इंदिरा गांधी के सामने ये जो है चैलेंजेस था, कांग्रेस के अंदर फूट तो पड़ गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, एक कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी के साथ थी और दूसरा कांग्रेस जो कि सिंडिकेट लीडर जो थे उस जमाने में एस निंजालिंगप्पा और बाकी और भी सीनियर लीडर सब, एन संजीव रेड्डी हैं, के कामराज वगैरह सब है, तो उन सब के साथ, ठीक है। तो अब ये 2 ग्रुप में ये चैलेंजेस था कि रियल कांग्रेस कौन है, और इंदिरा गांधी इस चैलेंजेस को
बहुत अच्छे से निभाती है। इंदिरा गांधी बहुत सारा प्रो पुअर प्रोग्राम लाती है। प्रो पुअर प्रोग्राम कहने का मतलब कि इससे पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का वोट बैंक जो जमींदार थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, नौकरी पैसा करने वाले लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, कांग्रेस जो है उसका वोट जो है उन पर फोकस करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी इन लोगों को छोड़ करके गरीबों पर फोकस करती है, और उसका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि ज्यादातर आबादी गरीबों की है, ठीक है, तो गरीबों के लिए काम करेंगे तो गरीब फेवर करेंगे, और जो है वो गरीबों का तादाद भी बहुत ज्यादा है, तो सभी के वोट का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम लाती है, और जिस वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन अगली बार जीत जाएगी और इंदिरा गांधी पॉपुलर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ पॉपुलैरिटीज ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग 1960s। इंदिरा 1960s के ज़माने में इंदिरा गांधी पॉपुलर क्यों हुई, या 70s के ज़माने में पॉपुलर क्यों हुई? तो यही सब पॉलिसीज़ की वजह से इंदिरा गांधी जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ लाती है, बहुत सारी सोशलिस्ट जो है प्रोग्राम एडॉप्ट करती है, जिस पर वो फोकस करती है गरीबों, मजदूरों जो है या वुमेन्स वगैरह सब पर जो है उनको हक दिलाने की कोशिश करती है। देखिए, सोशलिस्ट पॉलिसीज़, कांग्रेस एडॉप्टेड द सोशलिस्ट पॉलिसीज एंड डिसाइडेड टू पे मोर अटेंशन टू द पुअर, ठीक है। कांग्रेस चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो फोकस किस पर करें, गरीबों, मजदूरों पर, या उनके फेवर में हम कानून लाएं, ठीक है। और इस दौरान कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी बहुत सारे स्टेप्स लेती है। कांग्रेस टुक द फॉलोइंग स्टेप, क्या सब है? सबसे पहला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उसका सारा कंट्रोल अपने पास रख लेना, ठीक है। एंड ऑफ द प्राइवेट पर्स, ठीक है, तो इस सबको एक पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। एंड ऑफ प्राइवेट पर्स क्या मतलब कि जो पहले प्रिंसली स्टेट के जो है लोगों को, प्रिंसली स्टेट के राजा को जो कि जो है कंट्री में इंटीग्रेट कर गए थे या इंडिया में शामिल हो गए थे, उन राजाओं को थोड़ा बहुत पेंशन वगैरह दिया जाता था। तो ये सब चीज़ जो है पेंशन या प्राइवेट प्रॉपर्टीज ये सब जो है खत्म कर देती है, ठीक है। प्रोमोटेड द लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम को और ख़त्म कर करके, ठीक है, ज़मीन जो है अमीरों से लेकर के, ज़मींदारों से लेकर के गरीबों में बांटना, ठीक है, या फिर जो है लैंड होल्डिंग को इंक्रीज इन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, इन सब चीज़ों पर वो फोकस करती है, जिससे गरीबों, मजदूरों, इन सबको जो है वो फायदा हो, ठीक है। मेड पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर, गरीबों के फेवर में कानून बनाती है, जैसे 10 पॉइंट प्रोग्राम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है। तो ये सब इंदिरा गांधी का कदम था, जिस वजह से इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर हो गए। तो क्या सब है? प्रो पुअर पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस में कांग्रेस एडॉप्टेड द सोशलिस्ट पॉलिसी। सोशलिस्ट मतलब होता है जो गरीबों, मजदूरों या बराबरी की जो बात करते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में बराबरी की बात हो, गवर्नमेंट लोगों के फेवर में कानून जो है लोगों के फेवर में जो है स्टेप्स लें, एंड डिसाइडेड टू पे मोर अटेंशन, ठीक है। स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द इंदिरा गांधी वर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर वर, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों को नेशनलाइज करना, एंड ऑफ प्राइवेट पर्स को खत्म की, ठीक है। प्रोमोशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म को प्रमोट की। बहुत सारे जो है 10 पॉइंट प्रोग्राम लाए, 20 पॉइंट प्रोग्राम लाए, ये सब सारे प्रोग्राम गरीबों के फेवर में थे, ठीक है। इस वजह से इंदिरा गांधी जो है वो पॉपुलर हो गई। और फिर 5th जनरल इलेक्शन में इसका रिजल्ट जो है वो देखा गया, ठीक है। जब 5th जनरल इलेक्शन होना था, ठीक है, अब इसी दौरान 67 में इलेक्शन हुआ ही था, तो ये 72 तक चलना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी क्या की, जो है रेजिग्नेशन दे दी, और जो है ना वो फिर से इलेक्शन हुआ। और ये भी इंदिरा गांधी का बहुत ही जो है मतलब बोल्ड स्टेप था कि सही टाइम पर इंदिरा गांधी वो 5 ईयर टर्म जो है चलने भी नहीं दी, पहले ही वो इस्तीफा दे दी, और कॉन्फिडेंट थी, और उसका फैसला सही भी साबित हुआ कि जब इलेक्शन हुआ 1971 में, तो इस 71 के इलेक्शन में चैलेंज 2 लोगों के बीच था, कॉन्टेस्ट 2 लोगों के बीच था, ठीक है। कौन सा? ये कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ठीक है, क्योंकि असली कांग्रेस कोर है, सिंडिकेट लोग के पास ज्यादा फेवर है, या फिर जो है ना क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी को ज्यादा पॉपुलैरिटीज है, इंदिरा गांधी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब जो है जो नॉन कांग्रेस मैन थे और नॉन कम्युनिस्ट पार्टी सब थे, वो एक ग्रैंड अलायंस बनाती है, मतलब जो सब इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, बाकी सारी पार्टी सब जो है वो क्या करती है, ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाती है, और इंदिरा गांधी इलेक्शन कंटेस्ट करती है सीपीआई की मदद से। अब इस दौरान जो है इलेक्शन कैंपेन में स्लोगन भी दिया गया था, नारा दिया गया था, क्या? गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जो है स्लोगन दिए थे गरीबी हटाओ, और अपोजिशन पार्टी का स्लोगन था इंदिरा हटाओ, इस तरीके से, ठीक है। इंदिरा गांधी कही भी थी हम कहते हैं गरीबी हटाओ और लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ये सब जो है मतलब इन लोगों का ऐसा कहना था कि इंदिरा गांधी जो है वो
फुली डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट वगैरह नहीं चला रही, और इसका असर देखा भी जाएगा कि अगले इलेक्शन में जेपी जो है मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है, जेपी साहब जो लीडर होते हैं। अब 1971 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ देखिए, ठीक है, फिर से कांग्रेस जो है वो एक तरफा जीत गई, जैसे कि 1951 में जीती थी, 1956 में जीती थी और 1961 में जीती थी। 67 में उसका वोट बैंक जरूर कम हो गया था, लेकिन फिर से कांग्रेस जो है वो रिस्टोर कर गई, ठीक है। कितना सीट जीतती है, कांग्रेस और सीपीआई अलायंस में जो है वो इलेक्शन लड़ी थी, दोनों मिलकर के 375 जो है सीट जीतती है। कांग्रेस अकेला 352 सीट जीत जाती है और सीपीआई 23 सीट। अब आगे बाकी देखते हैं, कांग्रेस वो, ठीक है, जो कि सिंडिकेट लीडर सब थे, वो लोग कितना जीतते हैं, तो वो कंप्लीट कांग्रेस वो मिल करके 16 सीट जीतती है, और जो ग्रैंड अलायंस है वो कंप्लीट, ठीक है, सभी मिल करके अलायंस 40 सीट ही जीता। मतलब कहीं कहीं कोई नामो निशान नहीं है और कोई कंपटीशन में भी नहीं है। तो हम क्या देखें, जो पहले शुरुआती दौर में कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, ठीक है, शुरू में चैलेंजेस जरूर था। 1967 के इलेक्शन में जो है वो कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस सब था, लेकिन फिर से कांग्रेस जो है वो रिस्टोर कर गई, और यही चैप्टर का नाम भी है रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस एंड चैलेंजेस टू कांग्रेस। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस आर। आखिर 1967 के इलेक्शन, 1971 के इलेक्शन में जो है कांग्रेस फिर से दोबारा जीत गई, और वो भी इंदिरा गांधी की कांग्रेस, ठीक है, वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस। तो आखिरी इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी के जीत के पीछे क्या वजह था, तो आपको यही सब लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम जो था कांग्रेस का, जिसमें इंदिरा गांधी सोशलिस्ट जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करती है, और गरीबों और मजदूरों के लिए जो है वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है, जिसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन करना था, लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना था, इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट पर्स को खत्म करना था, 10 पॉइंट प्रोग्राम था जो गरीबों और मजदूरों के फेवर में था। और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा कि इट वॉज द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी की सबकी वजह से भी क्या हो गया, ठीक है, रिस्टोर हो गया, या जो है इंदिरा गांधी जीत गई 1971 में। तो 1971 में इंदिरा के जीतने का वजह उनका प्रो पुअर जो है पॉलिसीज या प्रोग्राम वगैरह सबको जो है ऐड करना है, कि जो है इंदिरा गांधी इसी वजह से थी। अब देखिए रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, तो रीस्टोरेशन हम कैसे देखते हैं, तो जब देखा जाता है कि कांग्रेस का क्या मामला था, एक तरफा जीतती थी 51, 56, 61, लेकिन बीच में चैलेंजेस था। 61 में वो मुश्किल से सरकार बना पाई थी, 9 स्टेट में इलेक्शन हार चुकी थी, और उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स उसके हार गए थे। कांग्रेस के अंदर बहुत सारा चैलेंजेस था, ठीक है, जो है एक तो पहली बात जो है कांग्रेस के अंदर जो है वो सिंडिकेट और इस सब में चैलेंजेस था, देश के हालात भी अच्छे नहीं थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, 2 वॉर हो चुका था। तो इन सब जो है पीरियड के दौरान देखा गया कि कांग्रेस के अंदर चैलेंजेस था, और फिर फाइनली 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस एक तरफा जीत जाती है। तो इसी को हम जो है लिखना है रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के सामने जो चैलेंजेस था वो सब लिखना है, ठीक है, 2, 3, 4 पॉइंट में, और फिर फाइनली दिखाना है कि 1971 में कांग्रेस फिर से 375 सीट जो है वो जीत जाती है और रिस्टोर कर जाती है पुराना ही कांग्रेस का ग्लोरी या कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बरकरार हो जाती है। अब देखिए फीचर्स ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस तो रिस्टोर हो गई, लेकिन अब कांग्रेस की रिस्टोरेशन का क्या क्या खासियत था। तो सबसे पहला खासियत था, अब कांग्रेस डिपेंडेंट थी इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटीज पर। क्यों? क्योंकि जो है इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर हो चुकी थी और इंदिरा गांधी की वजह से इलेक्शन जो है वो जीत रहे थे, ठीक है। तो कांग्रेस के जो है रिस्टोरेशन का डोमिनेंस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटीज, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ द डिफरेंट फैक्शन प्रेजेंट इन द पार्टी। जो पार्टीज में बहुत सारे ग्रुप थे, ठीक है, जैसे सीनियर लीडर जो है इंदिरा को पसंद नहीं कर रहा है या इंदिरा और सीनियर लीडर में नहीं जम रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मोरारजी देसाई सब पार्टी छोड़ चुके थे। तो इन लोगों के जो है अब ये फीचर्स में देखते हैं कि जो भी कांग्रेस के अंदर डिफरेंट ग्रुप सब थे बटे हुए, वो सब जो है वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कांग्रेस अब गरीबों मजदूरों इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। वेलफेयर ऑफ द पुअर वाज द मोर इशू। और कांग्रेस का इशू क्या था, कांग्रेस का मेन मुद्दा क्या था कि गरीबों मजदूरों की तरक्की भलाई, ठीक है। ये फीचर्स था रिस्टोरेशन का। मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल देन एवर, और पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और पहले से ज़्यादा पावरफुल थी, पहले से ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। इसके अलावा छोटा छोटा 2 टॉपिक है, एक डिफेक्शन है और दूसरा अलायंस है। तो डिफेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसी में आपको आएगा, ठीक है। ये कहावत आया राम गया राम, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है, आया राम
और गयाराम, ठीक है। तो आयाराम गयाराम मतलब ये जो दौर देखा जा रहा है 1960s के दौर में, एक चीज़ ऐसा देखा गया कि जो पार्टी जो एमएलए और एमपी इलेक्शन जिस पार्टी से जीत करके आ रहे हैं वो पार्टी जो है छोड़ करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो बदलते रहते थे, ठीक है। इसी को जो है वो डिफेक्शन कहा जाता है। और ये हरियाणा का एक एमएलए हुआ करता था गयालाल या गयाराम ऐसे करके, वो 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदला। एक बार जो है पार्टी छोड़ा, फिर जो है आ गया पार्टी में, और फिर पार्टी से जो है वो चला गया। तो उसी को किसी न्यूज़पेपर ने इस तरीके का स्लोगन दिया था कि जो है ना गयाराम आयाराम, मतलब कि गयालाल जो है वो गया और फिर जो है अगले ही दिन वो फिर पार्टी में वापस आ गया, ठीक है, फिर बाद में छोड़ दिया। तो ये जो है ना आयाराम गयाराम किस चीज़ से रिलेटेड है? डिफेक्शन से। डिफेक्शन क्या होता है कि कोई एक कैंडिडेट एमएलए या एमपी जिस पार्टी से इलेक्शन या जिस सिंबल से इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है, उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके वो दूसरी पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है, इसको डिफेक्शन कहते हैं। अब ये इलीगल है, ठीक है। अब जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका कैंडिडेचर खत्म हो जाता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। और 91st अमेंडमेंट कर करके इसको जो है वो इलीगल करा दिया गया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा है टर्म है अलायंस। अलायंस क्या होता है कि एक से ज़्यादा पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो एक साथ जो है वो आती है, साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ती है, या फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उसके पास सीट कम होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो वो एक जो है वो अपनी मेजोरिटी साबित करने की कोशिश करती है, तो उस सबको अलायंस कहते हैं, गठबंधन जिसको कहा जाता है। अलायंस भी 2 तरीके का होता है, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस। मतलब इलेक्शन से पहले जो अलायंस बना था उसको प्री पोल अलायंस कहते हैं, कि मिल करके जो है वो उस हिसाब से सीट शेयरिंग कर करके, ठीक है, एक जगह से सब मिल करके एक ही कैंडिडेट जो है वो खड़ा करते हैं, तो इसमें जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीट्स जीतने के। और पोस्ट पोल अलायंसेस होता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मेजोरिटी नहीं है किसी के पास, या तो वो जो मेजोरिटी के लिए वो सीट जो है या गवर्नमेंट बनाने के लिए वो अलायंस करते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।